The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैबिनेट में भारतवंशियों के जमावड़े से भारत को कितना फायदा मिलेगा, इस सवाल के जवाब को टटोलेंगे और उसके बाद लेंगे 18 घंटे की फ्लाइट वहां से जो लैंड होगी गुवाहाटी में। वहां ये देखेंगे कि असम विधानसभा से पहले भाजपा का सामना करने के लिए बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस और लेफ्ट दलों की नई गोलबंदी में कितना दम है। असम और अमेरिका की चर्चा के बीच बात होगी किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और इसकी भी कि क्यों यूपी सरकार एक ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले से विचार कर रहा है। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो बंगाल का है। इसमें बंगाल के गद्दारों को गोली मारो और आगे वो बात जिसे हम बोल नहीं सकते। आप अनुराग ठाकुर वाला नारा याद करिए, ये उसका तृणमूल संस्करण है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी की बंगाल इकाई ने वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि ये वीडियो तृणमूल कांग्रेस की पीस रैली का है। जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती। ये बाहर के लोगों का काम है। हम शांति में विश्वास रखते हैं। हम सब जानते हैं कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल खुद को स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का सच्चा अनुयायी बताने की होड़ में लगे हैं और इन सब के बीच आते हैं इस तरह के बयान जिन्हें कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि वो भाजपा पर हिंसक होने का आरोप अब किस मुंह से लगाएंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी यूपी से। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जिस गाड़ी से विकास दुबे को लेकर आ रही थी वो गाड़ी रास्ते में पलट गई। विकास ने पुलिस से पिस्तौल छीनी, भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर के बिकरू गांव के रहने वाले विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद पुलिस और विकास दुबे गैंग के बीच 3 एनकाउंटर हुए। इसमें विकास दुबे समेत 4 लोग मारे गए। इसमें विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए। कहा गया कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। तीनों एनकाउंटर पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए और अब पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। तीनों एनकाउंटर की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। एक अखबार से बात करते हुए कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया कि विकास दुबे और प्रभात मिश्र एनकाउंटर की न्यायिक जांच हुई, जबकि प्रेम कुमार और अतुल दुबे एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच में सभी एनकाउंटर सही पाए गए। सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई। दूसरी सुर्खी ये भी यूपी से है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाकर नए धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाले पेंडिंग केसेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, इसलिए सारी याचिकाओं को ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। सरकार ने हाई कोर्ट से यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तय नहीं हो जाती तब तक सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किया है, कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, इसलिए सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 जनवरी की तय की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस अध्यादेश को गैर जरूरी बताते हुए रद्द करने की मांग को लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले भी नए धर्मांतरण अध्यादेश पर यूपी सरकार को कई झटके दे चुका है। 28 दिसंबर को हाई कोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को बरी करते हुए कहा था कि दंपति बालिग हैं, उन्हें अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है।
14 जनवरी को भी कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने से पहले नोटिस छापना या शादी को लेकर आपत्ति मांगना पूरी तरह गलत है। ऐसा करना व्यक्ति की आज़ादी का, निजता का उल्लंघन है। किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसमें परिवार, समाज या सरकार का दखल व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायिक मामलों पर नजर रखने वाले टिप्पणीकार अब विचार कर रहे हैं कि यूपी सरकार के इस कदम के पीछे वजह क्या है। तीसरी सुर्खी किसानों के आंदोलन से। किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट में पहले ट्रैक्टर रैली और कमेटी को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई। तो पहले कमेटी की बात कर लेते हैं। कृषि कानूनों पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर नाराजगी जताई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उन पर किसी तरह का सवाल खड़ा करना ठीक नहीं। किसान संगठनों की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण, इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसान संगठन कमेटी के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि कमेटी के सदस्य कृषि कानूनों के पक्ष में पहले ही अपनी राय रख चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज पर राय रखता है तो उससे क्या, जजों की राय भी सुनवाई के दौरान बदलती है और फैसला अलग हो सकता है। अगर कोई कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहता तो वे बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की पहली बैठक कल यानी 19 जनवरी को हुई थी। कमेटी ने तय किया है कि 21 जनवरी से कृषि कानूनों को लेकर सभी पक्षों से मुलाकात का दौर शुरू किया जाएगा। अब बात ट्रैक्टर रैली की। 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामला पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से याचिका वापस लेने को कहा और दिल्ली पुलिस को ही अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया। यानी गेंद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट 2 बार पहले भी कह चुका है कि ट्रैक्टर रैली होनी है या नहीं, ये फैसला दिल्ली पुलिस को लेना है। दर्शक जान लें कि रैली पर कोर्ट के रास्ते रोक लगाने का ये केंद्र द्वारा तीसरा प्रयास था जो असफल रहा। ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन सब के बीच एक बैठक दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच भी हुई। इस बैठक में हरियाणा और यूपी पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रैली के रूट और शामिल होने वाले वाहनों को लेकर बातचीत हुई। बातचीत आज किसानों और सरकार के बीच भी हुई। 10वें दौर की बैठक, और बैठक में फिर से वही हुआ जो अब तक होता आया था। सरकार ने बिल के फायदे बताए और संशोधन का विकल्प दिया, जबकि किसान कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। आज की बैठक पर किसान नेताओं और सरकार ने क्या कहा, सुन लीजिए। सरकार की ओर से यूनियन को यह प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सके और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए।
मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉज विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करना। बैठक में एनआईए का मसला भी उठा। बैठक से पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि वो एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे। सरकार एक तरफ तो बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ हम पर प्रेशर बना रही है। बलदेव सिंह ने यह भी कहा कि उनके खाते बिल्कुल ठीक हैं, सरकार को पहले छानबीन करनी चाहिए थी। सिरसा उन लोगों में से हैं जिन्हें एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार एनआईए का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन कर रहे लोगों को टारगेट कर रही है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि अगर कोई निर्दोष है तो आप उनकी लिस्ट दीजिए, हम देखेंगे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका में चुनाव हो गए हैं खत्म, मतलब पूरी तरह से खत्म। दिल पर पत्थर रखकर ट्रंप ने हार मान ली और कुछ ही घंटों में जो बाइडेन बन जाएंगे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। लेकिन भारत में दिलचस्पी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर, कमला हैरिस, और उनके बहाने इस बात पर कि आने वाले 4 वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच किस तरह के संबंध रहेंगे। हम वहां से हथियार खरीदते हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारी डिप्लोमेसी को अमेरिकी समर्थन लगातार बढ़ा है, और फिर भूत की तरह साथ रहने वाला चाइना फैक्टर तो है ही। तो बाइडेन प्रेसिडेंसी के भारत पर प्रभाव की बात होगी आज के दिन की बड़ी खबर में। इसके लिए हमने भारत अमेरिकी संबंधों पर पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों से बात की। पहले बात भारत अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग पर। भारत ने जब से अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए हैं तभी से भारत लगातार अमेरिका से भारी रक्षा खरीद कर रहा है। अब वो सारे समझौते भी हो गए हैं जो इस सहयोग को आगे ले जाने के लिए जरूरी थे। तो अब कोई बहाना नहीं बचा है जिससे अमेरिका आनाकानी करे। अब बात सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। इस मामले पर बाइडेन कितने खरे उतरेंगे, ये समझिए मीरा शंकर से। शंकर अमेरिका में भारत की राजदूत रही हैं। इनसे बात की हमारे सहयोगी सुरेश ने। जहां तक बाइडेन का सवाल है, मुझे लगता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्ते बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों देशों की जो चीन के बारे में चिंता है, उससे दोनों देश अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। ये उनके फायदे में है, दोनों के हित में है। तो मेरे ख्याल से ये तो और मजबूत होंगे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस जो दिया गया था वो ओबामा के ज़माने में दिया गया था, और डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव जो था वो भी ओबामा के ज़माने में लागू किया गया था। तो एक तरीके से ट्रंप ने जो ओबामा के ज़माने में हुआ उसके उस नींव पे और बढ़ाया, और मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार भी ट्रंप की जो सरकार थी उसके नींव पे और बढ़ाएगी। जहाँ तक आर्थिक रिश्तों का सवाल है,
इतनी मुझे लगता है इतना उथल पुथल नहीं होगा जितना ट्रम्प के ज़माने में था, क्योंकि वो काफ़ी यूनिलैटरली निर्णय लेके एकदम से अनाउंस कर देते थे। बातचीत होगी, पर ये हमें मान के चलना है कि जो वैश्वीकरण पहले खूब तेज़ी से चल रहा था, वो एक तरीके से सीमित हो चुका है। और जो ट्रम्प ने प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका फर्स्ट, ये सब जारी किया अपनी नीतियों में, मुझे लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शनिज्म आया, जो मतलब उनको लगता है कि वैश्वीकरण से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, हानि ही हानि हुई है, क्योंकि इनकी नौकरियां चली गई, उनके जो वेतन हैं वो नीचे गिर गए इसके दबाव से। तो ये तबका जो है, इसको बाइडेन को भी मन में रख के या ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो अमेरिका उस तरीके से वैश्वीकरण को नहीं अपनाएगा जैसे पहले था। तो हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे हम अपना जो विवाद है व्यापार को लेके, उसको बातचीत से कैसे हम हल कर पाएं। सामरिक और रणनीतिक सहयोग है बड़े लोगों का खेल, सत्ता के शीर्ष स्तर पर होने वाला। आम आदमी को अमेरिका से क्या चाहिए? वीजा। सो हम वीजा नीति पर भी आपके लिए एक्सपर्ट कमेंट्स लेकर आए हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट की बात करता था, सो पढ़ाई और नौकरी के लिए अमेरिका का वीजा चाह रहे लोगों की उम्मीदों पर कैंची चल गई थी। अमेरिका का वीजा पहले ही तगड़ी वेटिंग के बाद मिलता था। क्या ये बदलेगा? सुनिए संजीव श्रीवास्तव से। ये जेएनयू से अमेरिकी स्टडीज पर शोध कर चुके हैं और थिंक टैंक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज यानी IDSA से जुड़े रहे हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बिडेन के कार्यकाल के दौरान जो यूएस की इमाइग्रेशन पॉलिसी है उसका रुख उदार रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के समय में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने H1B वीजा पे एक बैन लगाया। हालांकि ये जरूर था कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था और अमेरिका में बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई थी और उसकी वजह से अमेरिका में की जो वहाँ की जो लोकल वहाँ के युवा थे वो बेरोजगार थे और उसकी वजह से उनको लुभाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ट्रंप इस तरह की पॉलिसी ला रहे थे। लेकिन आप शुरू से अगर देखें, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आया था, वो शुरू से ही इमाइग्रेशन के ऊपर उसने टफ रुख अख्तियार कर रखा था और उसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति रही है वो जिम्मेदार रही है। अमेरिका फर्स्ट की नीति की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के हितों को सबसे पहले रखते थे और उसके बाद ही किसी अन्य देश के, चाहे वो उसके एलाइज हो, चाहे वो भारत जैसा उसका बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, उसको भी वो ज्यादा तरजीह नहीं दिया करते थे। तो अब जब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आ रहा है तो उनका रुख H1B वीजा को लेकर के उदार रहेगा और मुझे लगता है कि ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत ही राहत की बात होगी। आप जानते हैं कि H1B वीजा भारतीयों को सबसे ज्यादा दिया जाता है और ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से उस पर बैन लगाया गया उसकी वजह से भारतीयों में काफी चिंता थी। लेकिन चूंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन और राष्ट्रपति बिडेन का स्वयं का जो एक अनुभव रहा है, वो हमेशा से इमाइग्रेंट्स के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको के इमाइग्रेंट्स हों, चाहे विश्व के अन्य जगहों के इमाइग्रेंट्स हों। उनके बिडेन के जो माता पिता हैं वो स्वयं भी आयरिश और ब्रिटिश मूल के रहे हैं, तो वो जानते हैं कि अमेरिका को, अगर आज अमेरिका की शक्ति को किसी ने बनाया है तो इमाइग्रेंट्स ने ही बनाया है। अमेरिका को इमाइग्रेंट्स का नेशन भी कहा जाता है। तो इसी वजह से राष्ट्रपति बिडेन का जो अप्रोच होगा वो इमाइग्रेशन को लेकर के और टैलेंटेड युवा जो है पूरे विश्व वर्ग का, उसको अपने देश में लाने के पक्ष में होगा। और उस लिहाज से जो भारतीय जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, जो भारत के जो युवा हैं जो कि अमेरिका में जाकर के नौकरियां करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर निसंदेह खुलेंगे। H1B वीजा पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है कि ट्रंप के समय में लगाए गए थे वो सभी हटेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में H1B वीजा को लेकर के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए काफी राहत भरी खबरें आएंगी। बाइडेन कैबिनेट में 20 भारतवंशी हैं। इसी तथ्य में यह उम्मीद खोजी जा रही है कि इस बार टॉप बॉस के साथ साथ वर्कफोर्स में भी भारत के दोस्त होंगे। लेकिन क्या यह बात इतनी ही सीधी है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा आज का लल्लन टॉप का इंटरनेशनल बुलेटिन। दुनियादारी बहुत तसल्ली से आपको सब चीजें समझाई हैं।
बताते बताते हम भी समझ गए। अब बड़ी खबर में बढ़ते हैं असम में बने महागठबंधन की तरफ। भारत में हर बरस चुनाव का बरस होता है। 2021 भी चुनाव का साल है, तो फिर इस बात का उल्लेख अलग से क्यों? जरा उन राज्यों पर गौर करिए जहां इस बरस के पहले 6 महीनों में चुनाव है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी और केरल। माने एक राज्य नहीं जिसके चुनाव को कम दिलचस्प कहा जाए। इन सभी राज्यों पर लल्लन टॉप भी नजर रखे हैं, लेकिन आज सारा फोकस रहेगा असम पर। इसकी वजह 19 जनवरी को यहां विपक्षी पार्टियों ने एक महागठबंधन बनाने का फैसला किया। महागठबंधन, इस शब्द का इस्तेमाल पिछले कुछ वक्त से उन तमाम चुनावी गोलबंदियों के लिए हुआ है जिन्हें आप बीजेपी वर्सेस अदर्स भी कह सकते हैं। इस तरह की महागठबंधन अब तक भाजपा के खिलाफ उतने सफल नहीं रहे, अगर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को अपवाद माना जाए। फिर असम के महागठबंधन में ऐसा क्या है कि चुनाव से 5 महीने पहले चर्चा की जाए? इसका जवाब आपको महागठबंधन के सदस्यों की सूची में मिलेगा। कौन है इसमें? कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, भाकपा और माकपा, और इसके अलावा है माले। इसके अलावा आंचलिक गण मोर्चा भी है। इस लिस्ट में 2 बड़े कीवर्ड हैं, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल। वैसे महागठबंधन के ऐलान पर असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि असम की दूसरी पार्टियों के लिए भी दरवाजा खुला है, लेकिन हमारा फोकस कांग्रेस और अजमल पर ज्यादा रहेगा। ये समझेंगे कि इसे कांग्रेस नीत गठबंधन कहा जा सकता है क्या? अगर हाँ, तो इस साझेदारी के पीछे की कहानी क्या है, और ये भी कि ये साझेदारी कितनी कामयाब हो सकती है। इन सारी बातों को सही संदर्भ मिले, इसके लिए आपको पहले असम और उसके हालिया राजनीतिक माहौल का एक क्विक सा क्रैश कोर्स करवाते हैं। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2016 में। असम विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक चुनाव के बाद विधानसभा में ये स्थिति बनी। सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA, इसमें भाजपा को मिली 60 सीटें, असम गण संग्राम परिषद को 13, निर्दलीय को 1। असम में NDA सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू से आने वाले सोनोवाल ने असम में अवैध प्रवासियों के मुद्दों पर खूब काम किया था। प्रवासियों के हित में समझे जाने वाले IMDT एक्ट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में घसीटकर खत्म करवाया था। इसीलिए भाजपा ने उन्हें असम में अपना चेहरा बनाया और फिर मुख्यमंत्री। अब विपक्ष की बात करते हैं। कांग्रेस के पास हैं 20 सीटें। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF, इसके पास हैं 14 सीटें। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF, इसके पास 12 सीटें हैं। एक वक्त था जब भाजपा को खराब डिफेंडर माना जाता था। ये छवि अब टूटी है। पार्टी ने गठबंधन करके सूबे बचाए हैं और जहां चुनाव में नहीं जीत पाई, वहां चुनाव के बाद जोड़तोड़ से सरकार बनाई है। क्योंकि ताकत के मामले में पूर्वोत्तर में कोई पार्टी भाजपा के आसपास भी नहीं फटकती, तो कागज पर आपको असम का चुनाव डर लग सकता है कि यहां हो ही क्या सकता है। लेकिन फिर आपको कुछ चीजों पर गौर करना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की 3 करोड़ 12 लाख की आबादी में से 1 करोड़ 7 लाख मुस्लिम है, मतलब 34.22%। सादी भाषा में 1/3 से ज्यादा। असम में पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से हुआ अवैध प्रवास भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर सभी पक्ष भावुक हैं। और इसी के चलते सूबे में भारत का इकलौता नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC तैयार किया गया। ये 2019 में अपडेट किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA बनाया। इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों से मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात है। असम में आम धारणा यह है कि कोई भी बाहरी सूबे में न रहे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। इसीलिए असम में नागरिकता कानून को भारी विरोध देखना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के दौरे रद्द करने पड़े। आंदोलन से राजनीतिक पार्टियों का जन्म तक हुआ, जो अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस और AIUDF के महागठबंधन को आपको इन सभी बातों के आलोक में देखना होगा। तमाम दूसरे सूबों की तरह असम में भी कांग्रेस ने दशकों तक राज किया था। 2001 से लेकर 2016 तक तरुण गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस लगातार 3 बार सत्ता में रही। गोगोई के ही मुख्यमंत्री रहते असम में उग्रवाद आज वाली स्थिति में आया, मतलब छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांति। लेकिन अभी कांग्रेस मुश्किल में है। असम में पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हेमंत बिस्व शर्मा नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद से स्थिति खराब हुई। हाल में हुए बोडो टेरिटोरियल काउंसिल और तिवा ऑटोनॉमस काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इन हारों के बाद एक झटका लगा कद्दावर नेता के निधन से। नवंबर 2020 में तरुण गोगोई का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते निधन हो गया।
और दिसंबर 2020 में पार्टी के 2 विधायक भाजपा में चले गए। ये तो कांग्रेस का हाल है। अब AIUDF की बात करते हैं। याद करिए, हमने सर्बानंद सोनोवाल का परिचय आपको क्या दिया था? ये कि उन्होंने IMDT एक्ट को खत्म करवाया। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट 1983। इस कानून के बारे में लंबे समय से ये शिकायत थी कि ये असम में बांग्ला भाषी अवैध प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ज्यादातर बंगाली प्रवासी मुसलमान हैं। तो जब जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रद्द कर देती है, तब इत्र का एक कारोबारी राजनीति में उतरता है, बदरुद्दीन अजमल, और इनकी पार्टी का नाम असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AUDF। अजमल की पार्टी कहती है कि वो उन सभी की पार्टी है जिन पर असम में बाहरी बताकर अत्याचार हुआ। लेकिन असम की राजनीति में PhD किए बिना भी आप बता सकते हैं कि उनका कोर वोटर है असम का बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय। 2009 में एक रिलॉन्च के बाद AUDF नाम में से असम हटाकर ऑल इंडिया लगा लिया जाता है और ये बन जाती है AIUDF। AIUDF ने NRC की प्रक्रिया में खूब मेहनत की। इसके वॉलंटियर्स ने बांग्ला भाषियों की जितनी मदद हो सकी करके प्रयास किया कि वो बाहर न छूट जाए। इससे आपको असम की भूमिपुत्र वाली बहस में AIUDF का पॉलिटिकल स्टैंड समझ में आ गया होगा। अजमल और कांग्रेस आज साथ हैं, लेकिन एक वक्त असम के मुख्यमंत्री रहते हुए तरुण गोगोई ने सवाल किया था, हु इज बदरुद्दीन अजमल? मतलब ये बदरुद्दीन अजमल हैं कौन? गोगोई ने यह बयान दिया था बराक घाटी में, जहां प्रवासियों को लेकर नाराजगी है। लेकिन गोगोई जैसे नेता 3 बार मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन गए। वो देख पा रहे थे कि अवैध प्रवास के मुद्दे पर असम में कैसी राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। खासतौर पर संख्या के मामले में बांग्ला भाषी खुद एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुके थे। गोगोई जानते थे कि देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा के नारा के अलावा एक और नारा दिया था, जब तक असम में अली कुली बंगाली का साथ है, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अली माने मुस्लिम समुदाय, कुली माने असम के चाय बागान में काम करने वाला आदिवासी समुदाय, और बंगाली माने बांग्ला भाषी हिंदू। गोगोई जानते थे कि जैसे जैसे NRC करीब आएगा, अली कांग्रेस से छिटकने लगेगा, और अगर असम में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो बंगाली भी कांग्रेस पर किसी दूसरी पार्टी को तरजीह देने लगेंगे। ऐसे में गोगोई एक ऐसी साझेदारी की कल्पना करते हैं जिसमें अली और बंगाली के सिरों को मिलाया जाए, और इसीलिए गोगोई ने CAA आने के बहुत पहले प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की बात कर दी और अंदर खाने अजमल के साथ संबंध बनाए। इतने अच्छे संबंध कि जब उनके बेटे कलियाबोर लोकसभा सीट से पर्चा भरते हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है, तो AIUDF वहां एक तरह से वॉक ओवर दे देती है। नतीजा, गौरव गोगोई 2 बार से कलियाबोर के रास्ते लोकसभा पहुंचते हैं। असम में पत्रकार बताते हैं कि गोगोई परिवार अजमल से ऐसी 1-to-1 डील लंबे वक्त से करता आ रहा है। कांग्रेस और AIUDF इनके साथ आने से इनको क्या फायदा होगा, इस पर हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में डेप्यूटी एडिटर कौशिक डेका से। अगर डेमोग्राफी को देखा जाए, 40% मुस्लिम पॉपुलेशन के स्टेट में कांग्रेस और AUDF अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा, ये बहुत ही साफ है। क्योंकि मेरे हिसाब से कम 46 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आसाम में 126 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनमें से 46 में तो कांग्रेस और AUDF के जो परफॉर्मेंस है वो लगभग जीत निश्चित है। मैं ये नहीं कहूंगा 46 के 46 में ही जीत पाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए 4 महीना और बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर थियोरेटिकली इनमें दोनों ही पार्टी सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो अलायंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक माइंडेड पार्टी की बात यह है कि यही लाइक माइंडेडनेस है कि दोनों ही पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, और ये तय है कि असम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, स्पेशली जो मुस्लिम्स ऑफ इमिग्रेंट ओरिजिन है, वो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी लीडर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास 2 ही चॉइस है, या तो कांग्रेस या AUDF। ये कॉमन सेंस है कि दोनों में अगर स्प्लिट होते हैं चॉइस तो बीजेपी को फायदा होते हैं। लेकिन अगर चॉइस एक ही हो जाए तो मुस्लिम लोगों के लिए कंसोलिडेशन, जो वोट कंसोलिडेशन है बीजेपी के खिलाफ, वो साफ दिखाई दे रहा है, और इसी का फायदा उठाने के लिए दोनों ही पार्टी लाइक माइंडेड हो चुके हैं। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कांग्रेस और AIUDF किस जमीन पर खड़े हैं और साथ कैसे आए। रही बात लेफ्ट पार्टियों की, तो संगठन की दृष्टि से वो किसी बड़े इलाके पर पकड़ नहीं रखती, कुछ छिटपुट इलाकों में उनका प्रभाव है। लेकिन पॉलिटिक्स का कॉमन सेंस कहता है महागठबंधन में उनकी मौजूदगी उनकी गैर मौजूदगी से बेहतर ही है। रही बात आंचलिक गण मोर्चा की, तो वो क्या है और गठबंधन में क्यों है,
सुनिए। वो एक उनके लीडर है, इस पार्टी के लीडर है एक असम के जाने माने जर्नलिस्ट एडिटर अजीत कुमार भूया। तो उन्होंने एयूडीएफ और कांग्रेस के जो मित्रता हुए उनमें भी काफी रोल उनके है, और वो दोनों के मिलीभगत राज्यसभा कैंडिडेट भी था जब राज्यसभा इलेक्शन हुआ। वो अभी राज्यसभा मेंबर है। तो सांगठनिक तौर पे देखा जाए तो ये अलायंस का महत्व सिर्फ यही है कि इनमें एयूडीएफ और कांग्रेस है। बाकी पार्टीज की कहीं एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस समय कुछ होगा नहीं। जैसा हमने आपको बताया, असम में सीए एनआरसी के विरोध से उपजी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से दो पर गौर करने की जरूरत है। असम जातीय परिषद यानी कि एजेपी, इसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असोम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद का समर्थन प्राप्त है। ये इसे सिद्धांततः एक मजबूत आधार वाली पार्टी बनाती है। दूसरी पार्टी है रायजोर दल। ये अखिल गोगोई के कृषक मुक्ति संग्राम समिति का पॉलिटिकल आउटफिट है। ये दोनों साथ चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हैं। इनकी संभावनाएं क्या रहेंगी और ये महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई, ये समझिए। बातचीत तो हो चुके थे, बातचीत डेफिनेटली हुए थे, लेकिन ये महागठबंधन होने में ये दोनों पार्टी क्यों नहीं आए, इसको समझने के लिए इन दोनों पार्टी के डीएनए को समझना पड़ेगा। खासतौर से जो असम जातीय परिषद जो नया पार्टी हुआ है, आसू और एजे वाईसीपी ने जो गठन किया है पीछे रह के, इस पार्टी का पहला मुद्दा जो अहम मुद्दा है वो है असमीज आइडेंटिटी, असमीज एग्जिस्टेंस। और वो असमीज आइडेंटिटी जो इमिग्रेंट बांग्लादेशी है इनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब एयूडीएफ को देखेंगे तो एयूडीएफ का जन्म ही इसलिए हुआ था जब आईएमडीटी एक्ट रिपील हुआ था सर्बानंद सोनोवाल के सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से। तभी जब उनको लोगों को लगा कि अब जो इमिग्रेंट मुस्लिम्स है, खासतौर से क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन आते हैं तो इमिग्रेंट्स ज्यादातर मुस्लिम है, उनकी एग्जिस्टेंस असम में खतरे में आ जाएंगे, जो एक जनरल परसेप्शन है कि वो विदेशी है। तो इनको सुरक्षा देने के लिए ही एयूडीएफ की जन्म हुआ था। अब उसी पार्टी के साथ अगर आसू, जो इतने साल से जो जिस पार्टी के बैक में आसू है, आसू के नेतृत्व से ही इनके लीडरशिप आए हैं, वो उन्हीं के खिलाफ जाने वाले यूडीएफ के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाता है। क्योंकि असम ने का विरोध किया है, लेकिन असम ने ये भी नहीं कहा कि जैसे भारत के बाकी राज्यों में जो विरोध हुआ है उसमें कहा गया है कि मुस्लिम को भी का के इंक्लूशन में लाइए। असम के लोगों का कहना है मुस्लिम भी नहीं चाहिए, हिंदू भी नहीं चाहिए, कोई बांग्लादेशी नहीं चाहिए। तो एयूडीएफ के साथ जो गठबंधन है वो तो हो ही नहीं सकता, जो उनके बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ जाएंगे। उसी तरह कांग्रेस ने ही जो इतने सालों से जो आंसू भी आंदोलन कर रहे हैं वो ज्यादातर कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ ही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस के पैट्रोनाइजेशन में ही इतने सारे इमिग्रेंट्स असम में सेटल हो पाए। तो ये अहम पहलू है। तीसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करे ये नेशनल पार्टी, तो अपर असम में जहां पे असमीज सेंटिमेंट को लेके ये दोनों पार्टी अपने पॉलिटिकल गेम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि बराक वैली और लोअर असम में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है इनमें इन दोनों पार्टी का खास कुछ इन्फ्लुएंस है नहीं, तो वहां पे बढ़ जाएंगे और वहां पे कांग्रेस के डोमिनेंस में आ सकते हैं। इसलिए अपने एग्जिस्टेंस के लिए शुरुआती दौर में इन दोनों पार्टी ने शायद ही एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन लिया है कि ये कांग्रेस एयूडीएफ के गठबंधन में नहीं है, क्योंकि बीजेपी इनको ये अटैक नहीं कर सकता है कि आप क्या आंदोलन करोगे, का के विरोध करोगे, आप बांग्लादेशियों के साथ मिलके का के विरोध कर रहे हो। ये जो एलिगेशन लगाने वाले थे बीजेपी, अब वो नहीं लगा पाएंगे। महागठबंधन के ऐलान के बाद हुए संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक से पूछा गया कि महागठबंधन ने सीएम फेस की घोषणा क्यों नहीं की। वासनिक ने कहा, सारे सवालों के जवाब एक दिन में नहीं दिए जा सकते, लेकिन मुकुल वासनिक तो नेताजी हैं, अंदर की बात क्यों बताएं। तो हम बता देते हैं कि कांग्रेस ने सीएम फेस क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया। आज अगर कांग्रेस असम में वीक है, देखिए का एक इश्यू था और बीजेपी के कई सारे पहलू है जिनको लेके लोग असम में गुस्से में है या नाराज है। इन सबको देखा जाए तो असम एक ऐसा स्टेट था, फर्टाइल स्टेट था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के जिस तरह के पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डेमोग्राफिक
डाइवर्जेंस है। तो इन सबको देख के कांग्रेस के लिए असम एक बहुत ही फर्टाइल स्टेट था, लेकिन आज अगर असम में कांग्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि असम में कांग्रेस का लीडरशिप नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, कोई ऐसे ताकतवर नहीं है, कोई ऐसे कैरिज्मेटिक नहीं है, या कोई ऐसा क्राउड पुलर नहीं है, और इसी वजह से, और साथ में बहुत ज्यादा इनफाइटिंग है। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो बरकरार है। लेकिन हम सबको पता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब जितेंद्र सिंह हर बार असम आते हैं तो हर बार उनके सामने ही एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो जाता है कांग्रेस लीडर्स के आपस में ही। तो किसी एक का नाम लेना या ऐसा कोई हिंट देना भी कांग्रेस के लिए तो सुइसाइडल हो जाएगा। तो डेफिनेटली कांग्रेस अभी चाहेगा कि जैसे तैसे हो, एयूडीएफ के साथ गठबंधन करके वो जितने वो वोट एक्यूमुलेट कर सकते हैं उनके लिए फायदा है। एक नया प्रॉब्लम वो खड़ा नहीं करना चाहते किसी के भी नाम लेके। जब से ये बात सामने आई कि कांग्रेस असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ चली गई है, तभी से ये कहा जाने लगा कि इन दोनों पार्टियों को फायदा हो ना हो, भाजपा को इससे फायदा जरूर होगा। क्या ये बात सही है? और जब इतना खर्चा हो ही रहा था तो एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्य में ओवैसी महागठबंधन से कैसे छूट गए, ये भी समझते जाइए। ये एक अद्भुत डायलेमा है। ये बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के जो गठबंधन हुए हैं, इससे कांग्रेस को फायदा तो होगा, क्योंकि जो डेमोग्राफी है असम के उस हिसाब से 46 सीट्स सिक्योर हो गए। लेकिन कई कई जगहों पे दिक्कत भी होंगे, जैसे कि जहाँ पे का इन्फ्लुएंस है, या जहाँ जहाँ आपका एसएमईज पॉपुलेशन है, या जो हिंदू सेंटिमेंट जहाँ जहाँ है, वहाँ कांग्रेस को खतरा भी होगा। तो वहाँ कहाँ, एक जगह बराक वैली में होगा और एक अपर असम में होगा। तो जो कांग्रेस को फायदा मिलेगा तो कहीं कहीं नुकसान भी होगा। अब देखना ये पड़ेगा कि उनको फायदा कितना होता है और नुकसान कितना होता है। अगर फायदा नुकसान से ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली कांग्रेस के लिए गेन सिचुएशन होगा, अगर नुकसान ज्यादा हो गया तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी को एक फायदा होगा कि एंटी का जो सेंटिमेंट है वो अब क्या होगा, हो सकता है कांग्रेस के तरफ वो वोट ना जाके उन नए जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो गठबंधन के बाहर है उनके तरफ जाएंगे, और उनके तरफ जाएंगे तो वोट डिवीजन होता है, और वोट डिवीजन में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये एयूडीएफ के साथ कांग्रेस का अलायंस और ये जो ग्रैंड अलायंस है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सारे पार्टीज को फायदा करेंगे। मुझे नहीं लगता बदरुद्दीन अजमल के होते हुए ओवैसी असम में आएंगे, या आएंगे भी तो उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, असम में ये जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा है, जो बांग्लादेशी के खिलाफ जो सेंटिमेंट है, और ये बांग्लादेशी जब हम कहते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम, तो इनवेरिएबली ये सेंटिमेंट चाहते ना चाहते हुए भी मुस्लिम के खिलाफ भी होते हैं। लेकिन असम के ये जो इमिग्रेंट ओरिजिन मुस्लिम्स, इनको देखेंगे ना तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये क्रेडिट उनको देना चाहिए, वहां पे रेडिकलिज्म अभी तक पनप नहीं पाए। और जिस तरह से भारत के दूसरे प्रांत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोटिंग से लेके कल्चरली और अदरवाइज भी जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो असम की ये मुस्लिम पॉपुलेशन, मैं असमीज मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको तो आप पहचान ही नहीं पाओगे अगर आपके परसेप्शन में मुस्लिम्स वो होते हैं जैसे आप अलीगढ़ में देखते हो या लखनऊ में या दिल्ली में देखते हो। मैं इमिग्रेंट मुस्लिम्स की भी बात कर रहा हूँ, तो वो जो उनके व्यवहार है और लाइफस्टाइल है या व्यूज है, वो काफी अलग है। तो असाउद्दीन ओवैसी जिस तरह के पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह के आइडियोलॉजी जो फैलाना चाहते हैं और बातें करते हैं, उनका मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस उनका होगा, उनके बातों का, या बहुत ज्यादा उनको वोट मिलेंगे या कोई भी प्रभाव उनको दिखाई देगा। उनके प्रभाव असम में मुझे नहीं लगता। चुनाव मतलब लल्लन टॉप। असम चुनाव में अभी कुछ वक्त है, लेकिन लल्लन टॉप की तैयारी शुरू हो गई है। असम चुनाव से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब होगी आज की नमस्ते, लेकिन चलने से पहले पॉजिटिव खबर की बारी। आज की पॉजिटिव खबर जुड़ी है भारत की गौरवशाली परंपरा से। भारत ने अपने पड़ोसी और मित्र देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए उन तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी की है। आज भूटान को 1.5 लाख डोज और मालदीव को 1 लाख डोज वैक्सीन की पहली खेप गिफ्ट की जाएगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान में जरूरी मंजूरी मिलने के बाद भारत की ओर से वहां भी वैक्सीन भेजी जाएगी।
भारत को वैक्सीन का मक्का कहा जाता है। हमें खुशी है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में कर रहे हैं। आज के शो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक